अभी तक की लेक्चर में हमने देखा था कि ड्रग डिजाइनिंग के लिए कौन सी चीजें शुरुआत में इनिशियल लेवल पे हमको जरूरी होती है। स्टेप बाय स्टेप हमने सबकी प्रोसेस देखी थी। हमने शुरुआत में टारगेट डिस्कवर किया, उसके बाद टारगेट का ऐसे किया, डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी किया, स्क्रीनिंग किया, उसके बाद जो भी हमारे पास कंपाउंड लाइब्रेरीज थी उसमें से कोई कंपाउंड हमने लिए और उसका स्क्रीनिंग किया, और जो भी हमको 10-12 कंपाउंड मिले थे उसमें से एक कंपाउंड हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अब हमको करना है ड्रग का डेवलपमेंट। वी हैव टू डेवलप अ ड्रग। अब ड्रग डेवलप करने के लिए ड्रग अब डेवलप करना है हमको। ये ड्रग किस लिए डेवलप करना है? ताकि हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर सके। अब क्लिनिकल ट्रायल्स ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हमको जो भी हमने कंपाउंड आइडेंटिफाई किया है उन सब कंपाउंड का ट्रायल करना होता है हमको एक्चुअल ह्यूमन पे। अब तक हमने क्या किया, किसी सेल लाइन के ऊपर स्टडी किया, किसी एनिमल के ऊपर स्टडी किया, किसी एनिमल मॉडल्स के ऊपर हमने स्टडी किया था। अब हम आ रहे हैं हमारी लास्ट स्टेप के ऊपर, जहाँ पे हमको क्या करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स करना है। और क्लिनिकल ट्रायल्स करने की पहले स्टेप हमारी है ड्रग का डेवलपमेंट कराना। आपको ड्रग का डेवलपमेंट करने से पहले कुछ एजेंसीज होती है जिनका अप्रूवल हमको लेना पड़ता है। फूड एंड ड्रग रेगुलेट करने वाली एजेंसी का नाम क्या होता है? कोई बता सकेगा? सर DCGI। यस यस यस, DCGI। लॉन्ग फॉर्म बताओ जरा। ड्रग कंट्रोल। यस यस, यू आर नॉट ऑडिबल। यस सर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। okay, so drug controller general of India is the agency that controls the drugs. इफेक्टिवनेस ड्रग की कैसी है, ड्रग का स्टैंडर्ड कैसा है, उस सब का कंट्रोल करना होता है। एक एजेंसी होती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस बेस्ड एजेंसी है, यूएस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके जिससे यूएस में वो काम करती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में उसका दिल्ली बेस्ड ऑफिस है। जो भी ड्रग इंडिया से यूएस में जाता है या फिर जो भी फूड इंडिया से यूएस में जाता है उनका स्टडी करना, उसकी इफेक्टिवनेस स्टडी करना, ये होता है उनका काम। एफडीए क्या करता है? एफडीए इज यूएस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट वेट। उसी तरीके से एफडीए की इक्विवेलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है जिसको बोलते हैं CDSCO। नाम कोई बता सकेगा लॉन्ग फॉर्म? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे सभी इंडिया में बनने जाने वाले ड्रग्स का कंट्रोल करते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल ये करते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो भी ड्रग बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं, वो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं, और उनको परमिशंस देती है वेरियस टाइप के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एनिमल मॉडल्स या ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब तक हमने देखा था ड्रग डिस्कवरी के जो भी स्टेजेस थे वहां तक हमने स्टडी किया था। वहां उसके बाद हमको करना है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स करने से पहले हमने जो भी इन विवो या इन विट्रो जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था इसे एनिमल मॉडल से, उसका हमको जो भी डिटेल एनालिसिस है वो डिटेल एनालिसिस का स्टडी हमको एफडीए के पास भेजना होता है या फिर CDSCO के पास भेजा होता है अगर आप इंडिया में हो तो। और उसके बाद एफडीए या CDSCO हमको परमिशन देता है कि हाँ भाई अब आप लोग ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल कर सकते हो, ये जो भी आपका ड्रग है, जो भी आपका कंपाउंड्स है, ये ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने के लिए अच्छा है। तो इन सब का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी हमने प्रीवियसली डेटा स्टडी किया था उन सब का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसकी टॉक्सिसिटी, वेरियस फैक्टर्स जो भी है वो एफडीए स्टडी करते हैं और उसके बाद में हमको अप्रूव करते हैं कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर सके। क्लिनिकल ट्रायल्स 3 फेज में होती है, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड। फेज फर्स्ट में क्या होता है कि फेज फर्स्ट में जो भी नॉन डिसीज मतलब हेल्दी इंडिविजुअल्स है उनके ऊपर स्टडी किया जाता है। लगभग 20 से 25 हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर पहले स्टडी किया जाता है। उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा,
या कोई वो टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट प्रोफाइल वहां पे स्टडी किया जाता है। उसके बाद में फेज 2 में उस ड्रग का इफेक्टिवनेस स्टडी किया जाता है, उसकी जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी की जाती है, जीनोम पे कितना टॉक्सिक है, और फेज 3 में लार्ज स्केल पे वो ड्रग स्टडी किया जाता है। और उसके बाद में ये सब स्टडी होने के बाद एफडीए या फिर अदर ड्रग ऑर्गेनाइजेशन उनको अप्रूव देते हैं कि हाँ भाई आप इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो और उसके बाद आपका ड्रग जो है वो मार्केट में भेज सकते हो। उसके बाद एक फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स भी होती है। फेज 4 में क्या होता है कि जो भी अब मार्केट में आई है, जो भी अभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है पेशेंट को, तो उसके ऊपर नजर रखी जाती है क्या उसके लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं। ये सब स्टडी किया जाता है फेज 4 में। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं ड्रग डेवलपमेंट। सो डिसीजन टू टेक अ न्यू ड्रग कैंडिडेट इनटू डेवलपमेंटल फेज इंटेल्स अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, रिसोर्स एंड टाइम। सो ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है और बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रग की डेवलपमेंट के लिए लगती है। सो ड्रग की डेवलपमेंट करने के लिए हमको गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और 21 CFR, ये जो एक कोड होता है रेगुलेशंस फॉर फूड एंड ड्रग का, ये क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करता है, एक स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे किस तरीके से ड्रग का मैन्युफैक्चर होना चाहिए और किस तरीके से ड्रग ये बनना चाहिए। So good library practices refers to non-clinical laboratory studies that supports or intend to support applications for research or marketing permits. So good manufacturing practices मतलब मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है, किस एनवायरनमेंट पे होता है, कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उसमें यूज किए जाते हैं, किस तरीके से ये क्वालिटी मेंटेन की जाती है, वो सब इसमें आता है। सो 21 CFR रूल के बारे में आप गूगल पे अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हो। सो उसके बाद आता है प्री क्लिनिकल डेटा पैकेज। अब ये प्री क्लिनिकल डेटा पैकेज क्या होता है? अब जो भी हमने इन विवो, इन विट्रो, एनिमल स्पेस, सेल के ऊपर स्टडी किया था, उन सब का एक डिटेल एनालिटिकल स्टडी जो होता है वो हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के पास देना पड़ता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर स्टडी करके उसकी जो भी हमारी ड्रग की इंफॉर्मेशन है या फिर कंपाउंड की इंफॉर्मेशन है, उसका स्टडी करने के बाद वो अप्रूव देती है। So, under the FDA requirements, a sponsor must first submit a data showing that the drug is reasonably safe for use in initial small-scale clinical studies. So, FDA को एक डेटा देना, जो भी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर क्या होते हैं? जो भी इंडिविजुअल है जो ड्रग का इन्वेंशन कर रहा है, ड्रग डिजाइनिंग कर रहा है, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो ड्रग डिजाइन कर रही है, या कोई कंपनी है जो ड्रग डिजाइन ये करने वाली है। सो इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है स्पॉन्सर। हु मैनेजेस द क्लिनिकल ट्रायल। सो क्लिनिकल ट्रायल्स करने से पहले एफडीए को हमको क्या करना पड़ता है? प्री क्लिनिकल डेटा पैकेज। अब उस पैकेज में क्या होता है? उस पैकेज में सभी ड्रग के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, वो किस तरीके से एक्शन करेगा, वो किस तरीके से मेटाबॉलाइट होगा, वो किस तरीके से जाके बाकी सब काम करेगा, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या होगी, उसका टॉक्सिसिटी कितना होगा, ये सब हमने जो भी प्रीवियस स्टडी किया है उसका स्टडी का डिटेल हमको वहां पे देना पड़ता है। So depending on whether the compound has been studied or marketed previously, the sponsor may have several options for fulfilling this requirement. So compiling existing non-clinical data from past in vitro laboratory और एनिमल स्टडीज ऑफ द कंपाउंड। नॉन क्लिनिकल डेटा मतलब जो ह्यूमंस पे ट्रायल किया हुआ नहीं है, उस सब का डेटा जो है वो देना पड़ता है। सो कंपाइलिंग द डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ एनालॉगस ऑन पॉपुलेशन। अब ऐसा हमने ड्रग इस्तेमाल किया, समझो पैरासिटामोल के एनालॉगस हमने ड्रग इन्वेंट किया जो कि क्या करता है? फीवर को रिड्यूस करता है। सो हमको क्या करना पड़ेगा? पैरासिटामोल का जो क्लिनिकल टेस्टिंग है और हमारे ड्रग का जो क्लिनिकल टेस्टिंग है, उसका एक कंपैरेटिव कंपाइलिंग डेटा हमको देना पड़ेगा। सो अंडरस्टैंडिंग न्यू preclinical studies designed to prevent the evidence necessary to support the safety and administration the compound to humans। इसके वजह से क्या पता चलता है एफडीए को कि ये ड्रग जो है वो ह्यूमंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेफ है, ह्यूमंस के लिए सेफ है, तो हम उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल्स ये कर सकते हैं। सो स्पॉन्सर इवेल्युएट्स द ड्रग toxic and pharmacological effect through a in vitro and in vivo laboratory animal testing। जो भी हमने प्रीवियसली एनिमल टेस्टिंग किया था, जो भी हमने पूरा डिटेल में उसका स्टडी किया था, तो उन सब का डेटा
प्रॉपरली हमको कंपाइल करके देना होता है। सो जीनोटॉक्सिसिटी स्टडी मतलब जीनोम के ऊपर क्या है टॉक्सिसिटी इफेक्ट करता है, क्या है हेरिडिटरी से ये ड्रग ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्या जीनोम के ऊपर उसका इफेक्ट डाल के कोई कैंसरस एक्टिविटी ये ड्रग दिखाता है, तो उन सब का स्क्रीनिंग या जो भी स्टडी किया है उसका हमको डिटेल एनालिटिक स्टडी हमको देना पड़ता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा, उसकी टॉक्सिसिटी किस तरीके से होगी, और ड्रग की वजह से कोई अदर मेटाबोलाइट्स अगर रिलीज होते होंगे तो उन सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है। और कितने स्पीड से ड्रग हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है। सो एट द प्री क्लिनिकल स्टेज द एफडीए will generally ask at minimum that sponsor। अब एफडीए क्या क्या पूछता है स्पॉन्सर्स को, डेवलप अ फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। अब फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल का मतलब हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि फार्माकोलॉजी प्रोफाइल में क्या करते हैं, फंक्शनल इफेक्ट ऑफ द एजेंट इन विवो एंड इन विट्रो एसे, किस तरीके से उसने माउस के बॉडी में या फिर हमारे किसी एनिमल मॉडल के ऊपर जाके इफेक्ट किया था, इसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से था, उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से था। सो डिटरमाइन द एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, एक्यूट टॉक्सिसिटी एटलीस्ट इन 2 एनिमल्स, उसकी इंफॉर्मेशन एफडीओ को जरूर होती है। टू कंडक्ट अ शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी रेंजिंग फ्रॉम 2 वीक्स टू 3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन प्रपोजल ड्यूरेशन ऑफ द यूज ऑफ द सब्सटेंस इन द प्रपोज्ड क्लिनिकल स्टडीज। सो क्लिनिकल स्टडीज करने से पहले हमको टॉक्सिसिटी का स्टडी भी उस ड्रग का करना जरूरी होता है। उसके बाद ही एफडीए हमको परमिशन देती है कि हाँ भाई अब आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो। उसके बाद में डेवलपमेंट की प्रोसेस किस तरीके से होगी, सीएमसी का मतलब क्या होता है और एपीआई का मतलब क्या होता है। तो सीएमसी का मतलब पहले देखते हैं, कोई बताएगा सीएमसी का मतलब। सीएमसी इज अ केमिस्ट्री, उस ड्रग की केमिस्ट्री किस तरीके से होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स मतलब ये सब आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में। मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसका हमको ख्याल रखना यहाँ पे जरूरी होता है। उसके बाद में एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredient। सो एपीआई का हमको स्टडी यहाँ पे करना होता है। सो द हाईएस्ट क्वालिटी कंपाउंड कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट। सो हमको अच्छी क्वालिटी के जो है वो कंपाउंड्स वहां पे देना पड़ता है, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं एक्चुअल ह्यूमन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसी लूज लूज एक्टिविटी नहीं कर सकती कि हमको कैसे भी हमने ड्रग डेवलप कर लिया, किसी किसी भी तरीके के सैंपल्स डेवलप कर लिए और वो दे दिए ह्यूमंस को। क्योंकि ह्यूमन की जान की वैल्यू होती है, इसीलिए एफडीए क्या करते हैं पूरा का पूरा स्टडी पहले करते हैं, उसी के बाद में हमको परमिशन वो परमिशन देते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट अच्छे से करने के लिए यहाँ पे हाई क्वालिटी कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी उनका सिंथेसिस है वो अच्छी क्वालिटी के कंपाउंड से यहाँ पे किया जाता है। तो सिंथेसिस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे ख्याल रखा जाता है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ रेडिली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब क्या हम जो भी ड्रग या कंपाउंड डेवलप कर रहे हैं उसको तैयार करने के लिए क्विकली अवेलेबल सब्सटेंसेस या क्विकली अवेलेबल प्रिकर्सर्स उस ड्रग के, ये क्या अवेलेबल है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मिनिमाइजेशन ऑफ सिंथेटिक एंड प्यूरिफिकेशन स्टेप, क्या हम इसको सिंथेसिस और प्यूरिफिकेशन की स्टेप को और मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम कम समय में ज्यादा ड्रग का प्रोडक्शन हम कर सके। feasibility of scale up from microgram to gram and possibly to kilogram scale, क्या हम अगर ये ड्रग आगे जाके सक्सेसफुल होता है तो हम इसको माइक्रोग्राम से ग्राम में बना सकते हैं, या किलोग्राम या लार्ज स्केल के ऊपर हम क्या इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसका यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। सो इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड मतलब कितने कम से कम सामान में हम या फिर कम से कम प्रिकर्सर्स में हमारे कंपाउंड से, केमिकल्स की मदद से क्या हम उसका डेवलपमेंट ये कर सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पे स्टडी होती है। सो द एफडीए विल रिक्वायर केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स डॉक्यूमेंटेशन। एफडीए को हम ड्रग किस तरीके से बना रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या है,
हम वो मैन्युफैक्चर किस तरीके से कर रहे हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, या मतलब अगर वो ड्रग आगे जाके लार्ज स्केल पे सक्सेसफुल होता है, क्या हम उसकी अवेलेबिलिटी को, ड्रग की अवेलेबिलिटी को, ड्रग की प्रोडक्शन को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? जब चाहे ज्यादा ड्रग बना सकते हैं, जब चाहे तब कम ड्रग बना सकते हैं। ये सब स्टडी किया जाता है एफडीए के द्वारा। सो पैकेजिंग फॉर एनी ड्रग एंटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, पैकेजिंग किस तरीके से होगी, सीएमसी केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स वहां पे एनालाइज किया जाता है। तो एफडीए जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगता है तो उसमें हम क्या-क्या उनको देना पड़ता है, ये सब हम स्टडी कर रहे हैं। सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमारा ड्रग है उसमें से हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या प्रॉपरली अवेलेबल है, क्या हम जब चाहे तब उसका अवेलेबल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, टोटल डिस्क्रिप्शन, उसका कैरेक्टराइजेशन, मैन्युफैक्चर प्रोसेस किस तरीके से होगी, उसका सिंथेसिस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर किस तरीके से होगा, प्रोसेस कंट्रोल किस तरीके से किए जाएंगी, स्पेसिफिकेशन, जो भी हमारे टेस्ट है उसके ड्रग के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट है, मेथड है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, उन सब की डिटेल प्रोफाइल इनको चाहिए। सो प्योरिटी ऑफ प्रोफाइल, वो ड्रग कितना प्योर है, वो कंपाउंड कितना प्योर है, कंटेनर एनकोडर सिस्टम फॉर ड्रग सब्सटेंसेस, और ड्रग प्रोडक्ट, जो भी ड्रग को बनाने के लिए सब्सटेंस रिक्वायर है, उनका कंटेनर किस तरीके से होगा, वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, जो भी हमारा फाइनल ड्रग प्रोडक्ट है वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, मतलब कितने टाइम के लिए वो वहां पे अच्छे से प्रॉपर कंडीशन में रह सकता है, और उस ड्रग की स्टेबिलिटी कैसी होगी, ये सब बातें यहाँ पे स्टडी की जाती है। इन सब की इंफॉर्मेशन हमको एफडीए को देनी पड़ती है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सभी हम थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या क्या होता है सब, बाकी अब हमारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अभी तक खत्म हुआ है यहाँ पे। सो आईएनडी एप्लीकेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आईएनडी एप्लीकेशन। सो आईएनडी इज अ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जो भी हमारा न्यू ड्रग है उसको एफडीए इन्वेस्टिगेट करती है। इन मेनी वेज द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग application is a result of successful preclinical development program. The IND is also the vehicle through which the sponsors advance to the next step of drug development known as clinical trials. अब IND होने के बाद, IND में क्या होता है कि जो भी ड्रग की इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है, उन सब ड्रग की इंफॉर्मेशन को, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की है, उन सब का डिटेल इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद में एफडीए हमको परमिशन देते हैं कि हाँ भाई आप क्या कर सकते हो, आप अब क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हो। सो जनरली आईएनडी में होता है कि वहाँ पे एनिमल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज किया जाता है। सो प्री क्लिनिकल डेटा टू परमिट एंड असेसमेंट टू वेदर द प्रोडक्ट इज रीजनेबली सेफ फॉर इनिशियल टेस्टिंग टू द ह्यूमन, क्या ये ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, क्या ये ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने के लिए सेफ है, क्या ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है, इसका यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, क्या प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर प्रॉपर कंपोजिशन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस ड्रग की स्टेबिलिटी कितनी है, और जो भी कंट्रोलिंग मेजर है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा क्या वो मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, उस उन सब का स्टडी होता है आईएनडी में, इसी को बोलते हैं आईएनडी। उसके बाद एफडीए क्या करती है, एफडीए अप्रूव करती है कि हाँ भाई अब आप क्लिनिकल ट्रायल्स ये कर सकते हो, अब आप आपका ड्रग ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए सेफ है, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने के लिए सेफ है। तो चलिए अभी करते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ये बेसिकली 3 फेज में किया जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स ये क्या होता है। सो क्लिनिकल ट्रायल्स आर पिक्यूलर hybrid between a formalization and strictly regulated process on one hand and sophisticated stratigram on the other, particularly when it comes to patient selection, statistical methodology, disease marker and endpoint employing continuing age research। सब सर के ऊपर से गया बोलना सा, सिंपली ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करना, एक्चुअल ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करना, जिसमें ह्यूमंस का पूरा स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी स्टडी की जाती है, डिसीज मार्कर्स का स्टडी किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और पैसा खाने वाली स्टेप होती है। सो दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव स्टेप इन द ड्रग डिजाइनिंग। इट अकाउंट फॉर 50 to 70% ऑफ द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में ये लगता है। दे कैन बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मे बी ईयर्स डिपेंडिंग ऑन थेरापेटिक एरिया। हमारा ड्रग किस तरीके से है, हम किस डिसीज पे काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी
क्लिनिकल ट्रायल्स कितने टाइम के लिए चल रही है। सो फेज फर्स्ट के ऊपर आते हैं हम। फेज फर्स्ट कैसा है हमारा? सो फेज फर्स्ट में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग टू ह्यूमंस। सो फेज फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इनटू द ह्यूमन। जो भी हमारा नया ड्रग हमने डिस्कवर किया है उनको पहली बार ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कराना, ये होता है फेज फर्स्ट। सो यूजुअली कंडक्टेड इन द हेल्दी वॉलंटियर। ध्यान में रखने की बात, ये जो है फेज फर्स्ट जो है वो हेल्दी वॉलंटियर के ऊपर स्टडी किया जाता है, हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी किया जाता है। इट इज डिजाइन टू डिटरमाइन द मेटाबॉलिक एंड फार्मेकोलॉजिक एक्शंस ऑफ द ड्रग इन ह्यूमंस। यहाँ पे साइड इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं। अगर डोज इंक्रीज हुआ तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है। सो इट पॉसिबल टू गेन अर्ली एविडेंस ऑन द इफिशियंसी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रग का साइड इफेक्ट प्रोफाइल यहाँ पे स्टडी किया। मतलब अगर हम वो ड्रग नॉर्मल ह्यूमन को अगर उसका डोज देते हैं और डोज बढ़ाते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, तो इसका स्टडी फेज फर्स्ट में स्टडी किया जाता है। यहाँ पे सम लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी भी स्टडी किए जाते हैं। सो फेज फर्स्ट स्टडीज आल्सो इवेलुएट ड्रग मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसका एक्शन किस तरीके से होता है ये यहाँ पे स्टडी किया जाता है। सो जनरली ये हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी किया जाता है। So these studies also determine which investigational drugs are used as a research tools to explore biological phenomena or disease process। यहाँ से हमको डिसीज प्रोसेस और बायोलॉजिकल फिनोमिना, वो ड्रग कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका स्टडी हमको यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं। जनरली ये 20 से लेकर 80 इंडिविजुअल्स पे स्टडी किया जाता है। So the Central for Drug Evaluation and Research can impose a clinical hold for reasons of safety or because of sponsors failure to accurately disclose the risk of study to investigation। जो ये CDER होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी हमारे फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स है उनके ऊपर ध्यान रख के लगता है कि हाँ अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग का हुआ, कोई रिस्क यहाँ पे हुआ, जो भी इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, जो भी हमारे वॉलंटियर्स है उनके ऊपर, तो सेंट्रल फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च इन सब रिसर्च को या फिर ये क्लिनिकल ट्रायल फेज को ये होल्ड करके रख सकता है कि भाई हाँ अब तुम्हारा ड्रग जो है वो कुछ काम का नहीं है, तुम इसका रिसर्च स्टॉप कर दो। सो इन सब का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी और डोसेस का कैसे ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम हम ह्यूमन के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो ह्यूमंस के ऊपर डोज दे रहे हैं, तो सेफ्टी का ख्याल यहाँ पे कैसे रखा जाता है। सो द फर्स्ट फेज स्टडी इज यूजुअली अ सिंगल डोज स्टडी। सो शुरुआत में क्या करता है, उन वॉलंटियर्स को सिंगल डोज दिया जाता है। whether healthy volunteer receives a range of single dose of an investigational drug. The drug and determination of the dose ranges relies on the data such as maximum tolerance dose। अब हमने क्या किया था, हम जब अब ऐसे कर रहे थे, हम जो भी पहले की प्रोसेस स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस ऐसे वाली प्रोसेस कर रहे थे, तो वहां पे हमको पता चल गया कि कितने बॉडी वेट के लिए कितना ड्रग रिक्वायर है। हमने किसी एनिमल के ऊपर स्टडी किया जाता तो वहां पे हमको किसकी इंफॉर्मेशन मिली थी कि एमटीडी की, मतलब मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज एक आधे एनिमल का कितना होगा, तो उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल ह्यूमन के ऊपर, जिस ह्यूमन के ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं उनका मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कितना होगा। तो यहाँ पे इसका फायदा हमको हुआ। सो वाइटल साइंस एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज ब्लड केमिस्ट्री, PK parameters of humans are determined for a single dose। So blood chemistry किस तरीके से चेंज होती है, PK parameters किस तरीके से चेंज होती है, ये सब देने के बाद, ड्रग देने के बाद कोई फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, वाइटल साइंस मतलब शुरुआती कोई लक्षण, यहाँ पे साइड इफेक्ट, शुरुआती साइड इफेक्ट, वो सब है उनका स्टडी फेज फर्स्ट में किया जाता है। तो अब आ गए फेज सेकंड के ऊपर। सो फेज सेकंड इंक्लूड अर्ली कंट्रोल्ड clinical studies conducted to obtain some primarily data on the efficiency of drug for a particular indications in patient with a disease। तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे किया जाता है, डिसीज पेशेंट के ऊपर। सो यहाँ पे ड्रग के शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट और रिस्क यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं। अल्टीमेटली जो भी फेजेस हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमको टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स यहाँ पे हम स्टडी कर सके। सो फेज 2 में दो फेज होती है, फेज 2A और फेज 2B। सो फेज 2A ये
100 से लेकर 300 पेशेंट में किया जाता है। यहाँ पे so the pilot trials are evaluate efficiency and safety in selected population who have condition to be treated, diagnosed or prevented. यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, जो डिसीज के लिए पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उनके ऊपर स्टडी किया जाता है और उनका डोज का रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, उनके ऊपर यहाँ पे स्टडी की जाती है। इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टडी किया जाता है। टाइप ऑफ पेशेंट, frequency of dosing, and any number of other issues involved in safety and efficiency, ये सब यहाँ पे स्टडी किया जाता है। फेज 2B में वेल कंट्रोल्ड ट्रायल्स यहाँ पे होते हैं, मतलब जो अभी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनको लैब्स में लाया जाता है और उनका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है कि हाँ भाई ये ड्रग इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। So to evaluate efficiency in patient who have the conditions to be treated and diagnosed or prevented. उसके बाद में हम आते हैं फेज 3 के ऊपर। सो फेज 3 ये हंड्रेड्स से लेकर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी किया जाता है। सो फेज 2 और फेज 3 ये दोनों भी CDER के अगेंस्ट CDER के कंट्रोल में रहती है और ये देखा जाता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर क्या ये स्टडी अच्छे से चल रहा है या फिर स्टडी सेफ है या नहीं। अगर कोई वहाँ पे जोर जबरदस्ती फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती है उन सब्जेक्ट के ऊपर या फिर इंडिविजुअल के ऊपर, तो वही रिसर्च वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। सो फेज 3 ट्रायल्स शुड प्रोवाइड adequate basis of extrapolating the result of the general population and conveying that information in the physician's level. So यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी हमारे फेज 3 ट्रायल्स है वो फेज 3 ट्रायल्स फेज 2 ट्रायल होने के बाद जनरल पॉपुलेशन मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर उन ड्रग का स्टडी किया जाता है। वो ड्रग किस तरीके से काम करता है उनका स्टडी किया जाता है। अभी जनरल पॉपुलेशन की स्टडी करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, वेरियस वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे लाते हैं, वेरियस ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे लाते हैं। मतलब एक डिसीज होने वाले वेरियस इंडिविजुअल्स, मतलब समझो किसी को मलेरिया हो गया, मलेरिया के ऊपर ड्रग हम इन्वेंट कर रहे हैं, तो मलेरिया होने वाला एक आधा चाइल्ड हम वहां पे लाएंगे, मलेरिया होने वाला एक आधा जवान आदमी लाएंगे, वो वहां पे एडल्ट ह्यूमन लाएंगे। अगर और ऐसा ह्यूमन लाएंगे जो ओल्ड हो और उसको मलेरिया, मतलब वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से ड्रग का एक्चुअल प्रोफाइल किस एज में कैसे होता है, किस फिजियोलॉजी पे किस तरीके से होता है, ये वहां पे डिटेल में स्टडी किया जाता है और उसके बाद में FDA अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा ड्रग जो है वो मार्केट के लिए अच्छा है। सो ये होने के बाद ड्रग का प्रोडक्शन किया जाता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने के बाद ये मार्केट में जाने के लिए अप्रूव होता है और आफ्टर मार्केट अप्रूवल उस ड्रग की मॉनिटराइजेशन किए जाते हैं डॉक्टर्स के मदद से। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद क्या करेंगे, फार्मेटोलॉजिकल कंपनीज डॉक्टर को कोई एक चार्ट देंगे या फिर कोई एक इंफॉर्मेटिव ब्राउचर देंगे, उसमें लिखा होगा कि आप हमको ये बताओ कि आपके पेशेंट के ऊपर इस ड्रग का लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या हुआ। हमने तो स्टडी कर लिया शॉर्ट टर्म के ऊपर या लॉन्ग टर्म के ऊपर, 2 साल 3 साल 10 साल हमने तो स्टडी कर लिया। अब आप ये हमें बताओ कि ये एक्चुअल पॉपुलेशन में ड्रग जाने के बाद किस तरीके के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट दिखाता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी दिखाता है, वो भी हमको बताओ। सो pharmacological companies run phase 4 trials to find out more about safety and side effect of the drug, what the long-term risks and benefits are, how long the drug works when it consumed more widely than the clinical trials. अब क्लिनिकल ट्रायल्स से ज्यादा कंज्यूम करने के बाद ये ड्रग किस तरीके से काम करता है, अब आप कौन बताएंगे, डॉक्टर ये बताएंगे। किसको बताएंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बताएंगे। सो जनरली 3 फेजेस होती है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि कितने कौन सी फेज कितने इंडिविजुअल्स के ऊपर की जाती है और कौन से फेज में क्या क्या कैरेक्टर यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हमारा यूनिट खत्म होता है। थैंक यू अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे साथ। किसी को कोई डाउट?